हेलो विद्यार्थियों, आज हम RSCIT की तीसरे दिन की क्लास शुरू करते हैं। आज के जो हमारे मुख्य टॉपिक हैं वो कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयाँ और मेमोरी के प्रकार ये रहेंगे। शुरू करते हैं। मेमोरी इकाई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है या भाषा है वो बाइनरी होती है। बाइनरी में सिर्फ दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी के किसी एक अंक यानी कि 0 अथवा 1 को हम एक बिट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार 4 बिट मिलाकर एक निबल बनाते हैं। 8 बिट या 2 निबल 1 बाइट्स के बराबर होते हैं। 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट्स यानी कि 1 केबी के बराबर होते हैं। 1024 केबी 1 एमबी यानी कि मेगाबाइट्स के बराबर होते हैं। 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर होता है यानी कि गीगाबाइट्स के बराबर 1024 एमबी होता है। 1024 जीबी 1 टेराबाइट यानी कि 1 टीबी के बराबर होता है। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है RSCIT में जीबी के बारे में, यानी कि 1 जीबी है वो किसके इक्वल होता है, तो 1024 एमबी के इक्वल होता है। इसके अलावा 10 की पावर 9 बाइट्स के बराबर होता है। 1 जीबी है वो बिलियन बाइट्स के बराबर होता है, या हिंदी में कहें तो 1 अरब बाइट्स के बराबर होता है। और 1024 जीबी है वो 1 टीबी के बराबर भी होता है। इनमें से घुमा फिरा के कोई एक आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब अपने मेमोरी का पार्टीशन करते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहली प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी और तीसरी कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। नेक्स्ट चलते हैं अपने प्राथमिक मेमोरी को पढ़ते हैं। प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, इसको हम मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह केवल उन डेटा और निर्देशों को सेव करती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा होता है। यह अर्धचालक सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। यह द्वितीयक मेमोरी से तेज होती है जबकि कैश मेमोरी से धीमी होती है। इसकी भंडारण क्षमता कैश मेमोरी से ज्यादा किंतु द्वितीयक मेमोरी से कम होती है। यह मेमोरी कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल की जाती है। हम इसमें अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी है, हम उसमें अपना जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपकी कोई फोटोज है, वीडियोज है, वो हम इसमें सेव नहीं कर सकते। इसमें केवल कंप्यूटर जो वर्तमान में काम कर रहा है उसको जो डेटा चाहिए वो इसमें संग्रहित करता है या स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी है या मुख्य मेमोरी वो 2 प्रकार की होती है, एक तो रैम होता है उसमें और दूसरा रोम होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम की फुल फॉर्म है। इसके डेटा सेक्टर को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस। यानी कि जब इसमें कोई हमारा डेटा पड़ा है, जिस भी सेक्टर में है आप डायरेक्ट उस पर एक्सेस कर सकते हो, इसलिए इसको कह दिया जाता है रैंडमली एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि यह कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर करके रखती है और ऑफ होने पर इस पर लिखा डेटा स्वतः मिट जाता है, इसलिए ये क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। रैम में लिखे डेटा को हम बदल सकते हैं, अर्थात यह परिवर्तनशील मेमोरी है। परिवर्तनशील मेमोरी को वोलेटाइल कहते हैं, अर्थात रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है आपकी। नीचे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो एक रैम का डायग्राम है। कंप्यूटर में वर्तमान में हो रहे सभी कार्य कहाँ होते हैं, रैम पर होते हैं। यह भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर में जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं वो कहाँ होते हैं, रैम पे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप MS वर्ड में कहीं टाइपिंग कर रहे हो और टाइपिंग करते हुए यदि आप उसको सेव नहीं कर रहे तो जो आप टाइप कर रहे थे वो मैटर टाइप कहाँ होता है, रैम पे होता है।
और जैसे ही आप उसको सेव करते हैं तो अपने सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क में चला जाता है और वो सुरक्षित हो जाता है। जबकि सेव नहीं करने से वो रैम पर ही रहेगा और जैसे ही अपना इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होता है जो अपना डेटा था वो हट जाता है अपने आप। रैम दो प्रकार की होती है, एक एस रैम और दूसरा डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये स्टैटिक रैम होती है, यह कैश मेमोरी के रूप में उपयोग में ली जाती है। डी रैम डायनेमिक रैम कहलाती है, यह मेमोरी बार बार रिफ्रेश की जाती है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी मेमोरी जिसे हम बार बार रिफ्रेश करते हैं तो डी रैम होती है यानी कि डायनेमिक रैम होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपने मुख्य मेमोरी के दूसरे पार्ट, यानी कि पहला था अपना रैम और दूसरा है रोम। तो रोम को पढ़ते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब प्रश्न उठता है कि इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ था यानी शुरुआत में जब इसका आविष्कार हुआ तब जो इसकी प्रोसेस थी या जो बनाने की विधि थी उसमें क्या होता था कि जैसे अपने रोम को आविष्कार बना रहे होते थे उसी टाइम इसमें डेटा लिखा जाता था, जिसे आप दोबारा सिर्फ पढ़ सकते थे और अलग से नहीं लिख सकते थे। इसलिए इसको क्या कह दिया गया कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, और तभी से ये नाम इसका प्रचलित है। दूसरी मेमोरी है इसी का परिवर्तित रूप पी रोम, जिसको आप कहते हो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम में डेटा इसके निर्माण के बाद में लिखा जा सकता है, लेकिन डेटा एक बार ही लिखा जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता अथवा दोबारा डेटा नहीं लिखा जा सकता। ये पी रोम का रहता है। ईपी रोम के बारे में फुल फॉर्म यदि देखें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको आप इरेज भी कर सकते हो और वापस प्रोग्राम भी कर सकते हो। इसमें डेटा निर्माण के बाद लिखा जा सकता है क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है, और लिखे हुए डेटा को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है, तो ये इरेजेबल होगी। किंतु इसमें एक कमी ये है कि यदि अपने इसको डेटा को इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तो ये जितना भी इस पर डेटा लिखा होता है वो सारा सारा एक साथ हट जाता है। नेक्स्ट है अपनी डबल ईपी रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी डेटा निर्माण के बाद लिख सकते हैं और डेटा को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिटाकर डेटा पुनः लिखा जा सकता है, और इसमें हम मेमोरी को के इच्छित भाग को डिलीट कर सकते हैं। ये जो अपना ईपी रोम था उससे प्रवर्धित तकनीक है, क्योंकि इसमें आप जितना डेटा चाहो वो हटा सकते हो, रखना चाहो वो रख सकते हो, जैसे आपका पेन ड्राइव वगैरह। ये एक तरीके की ईपी रोम ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी को जब हम पढ़ते हैं तो इसको अलग अलग आधार पे विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला पार्टीशन अपने देखते हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पे इसको पढ़ा अथवा लिखा जाता है, तो ये तीन प्रकार की हो सकती है। पहला होता है चुंबकीय मेमोरी, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी और तीसरा है ऑप्टिकल मेमोरी। चुंबकीय मेमोरी जिसमें पढ़ने का और लिखने का काम किसके माध्यम से होता है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होता है, तो वो चुंबकीय मेमोरी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक में जिसके लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का या तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होगी। और ऑप्टिकल में जिसमें प्रकाश की या लेजर रेज का अपने इस्तेमाल करें वो ऑप्टिकल मेमोरी होगी। चुंबकीय मेमोरी के उदाहरण यदि अपने देखें तो हार्ड डिस्क है अपना, फ्लॉपी डिस्क है या टेप रिकॉर्डर कैसेट वगैरह, ये चुंबकीय मेमोरी के उदाहरण है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के उदाहरण आते हैं, पेन ड्राइव है और मेमोरी कार्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क में अपने पढ़े तो सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, ये सारे ऑप्टिकल मेमोरी के उदाहरण है। दूसरा यदि अपने सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ना चाहें तो इसके जो एक्सेस का टाइप है कि हम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके आधार पे दो प्रकार की हो सकती है। पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने टेप रिकॉर्डर की जो कैसेट्स थी उसमें क्या होता था कि पहले सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पे जाने के लिए हमें उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था और फिर उसको प्ले करके देखते कि भी अपना सॉन्ग आया या नहीं आया, यदि नहीं आया तो फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता। इस तरीके से वो सिक्वेंशियल थी, यानी कि आप पहले सेक्टर को, जो पहले आप यदि किसी को एक्सेस करना चाहते हो वो पहले सेक्टर का डेटा एक्सेस होगा, दोबारा करना चाहते हो या दूसरे को करना चाहते हो तो फिर दूसरे का होगा, तीसरे, इस तरीके से एक क्रम में चलती थी। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। जबकि इसके अलावा जो भी मेमोरी है वो लगभग रैंडम एक्सेस मेमोरी में आती है, यानी कि आप चाहो तो सीधा
पहले सॉन्ग की बजाय चौथे सॉन्ग पे 10वें सॉन्ग पे जा सकते हो, यानी कि जिस सेक्टर पे आपको जिसका एड्रेस पता हो आप डायरेक्ट उस एड्रेस पे जा सकते हो। इसके उदाहरण है अपने हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क आदि। ये सारे सर्किट्स के उदाहरण है रैंडम एक्सेस मेमोरी के। अब अपने बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क की। ये आपको हार्ड डिस्क के अंदर का भाग दिखाई दे रहा है। इसमें यदि आप ये देखो तो वृत्ताकार डिस्क है, ये आर्म लगी होती है जो इसको रीड और राइट करने का काम करती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि जितनी भी मेमोरी है उनमें सबसे ज़्यादा अपने जो डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस है वो हार्ड डिस्क होती है। हमारे द्वारा सेव किया गया डेटा इसमें ही सुरक्षित रहता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि रैम में आप अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें अपने हार्ड डिस्क पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी हम डेटा सेव करते हैं वो सारा सारा कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क में सेव होता है। ये एक चुंबकीय मेमोरी होती है, ये भी अपनों ने पढ़ा है। इसकी परफॉर्मेंस कितने समय में कितने डेटा को रिट्रीव किया गया है उसके द्वारा मापी जाती है, जैसे आप इसकी डेटा रेट है। नेक्स्ट अपने चलते हैं ऑप्टिकल मेमोरी पे। इसमें आप देखते हो सीडी, अपनी डीवीडी या फिर ब्लू रे डिस्क वगैरह, ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। सीडी की फुल फॉर्म यदि पूछी जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म रहती है। फिर आती है डीवीडी, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और फिर आता है ब्लू रे डिस्क। सीडी आर या जिसे हम रिकॉर्डेबल कहते हैं और इसको रोम भी कहा जाता है, WORM, जिसकी फुल फॉर्म रहती है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि आप जो CDR है या फिर रोम है उसको लिख एक बार, यानी डेटा उसमें एक बार कॉपी किया जा सकता है लेकिन उसको पढ़ने के लिए आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अपने CD वगैरह में करते हैं। ये CD और DVD राइटर है जिसके माध्यम से CD DVD को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने जो ऑप्टिकल डिस्क है उनकी स्टोरेज का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो CD जो डेटा स्टोर कर सकती है वो 650 से 700 MB तक है। ऐसे ही CDRW है, ये भी 650 से 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है। DVD है वो 4.7 से 8.5 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। और ब्लू रे डिस्क है वो 50 से 500 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। इस हिसाब से अपने देखें तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल डिस्क में जो डेटा स्टोरेज का क्रम है वो आप बताओ, तो CD है वो सबसे कम डेटा स्टोर करेगी, DVD उससे ज़्यादा और ब्लू रे डिस्क सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करेगी। ये कुछ एक एक्स्ट्रा जो अपने डिवाइस होती हैं मेमोरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये पहले आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है पेन ड्राइव का। नेक्स्ट ये जो पेन ड्राइव हम इस्तेमाल करते हैं वो USB, इसको USB पेन ड्राइव भी बोला जाता है या USB ड्राइव भी कहा जाता है। तो ये USB पोर्ट है। सेकंड जो अपने को दिखाई दे रहा है USB पोर्ट है। अपने जो मोबाइल एडेप्टर लगाते हैं चार्जर का, उसमें भी USB पोर्ट होता है। और लैपटॉप वगैरह में या कंप्यूटर में अपने जिस माध्यम से अपने कीबोर्ड, माउस या पेन ड्राइव जोड़ते हैं उनको हम USB पोर्ट कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म यदि आपसे पूछी जाए तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये एक मेमोरी कार्ड है जो कि आप लोग अपने मोबाइल वगैरह में पहले ज़्यादा यूज़ होते थे, आजकल प्रचलन में कम है। ये साधारण एक मेमोरी कार्ड है और इसका जो प्रवर्धित रूप आता है वो SD आता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। जैसे ये SD कार्ड ही है, सिक्योर डिजिटल कार्ड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर करने के साथ साथ आप इसके डेटा को लॉक भी कर सकते हो और वापस रिकवर भी कर सकते हो, इसलिए इसको SD कार्ड कहा जाता है। ये इस कार्ड को पढ़ने के लिए एक कार्ड रीडर है जो कि इसमें आप अपना कार्ड इंसर्ट करके और अपने लैपटॉप वगैरह या फिर कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो, जोड़ते हो उससे। ये अपने हार्ड डिस्क है जो इंटरनल कहलाती है, यानी कि कंप्यूटर जिसमें अपना डेटा स्टोर होता है, ये उसका बाहरी भाग है। इसके अलावा आजकल डेटा की ज़्यादा स्टोरेज के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई है बाज़ार में, जिसमें आप अपना मनचाहा डेटा स्टोर कर सकते हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हो, यानी कि एक आसानी से पोर्टेबल डिवाइस है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसको अपने कह सकते हैं। अब अपने बात करते हैं हार्ड डिस्क के पार्टीशन की, यानी कि आप कंप्यूटर में अपने देखते हैं
इस तरीके से सी ड्राइव, डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव, ये सब लिखा रहता है। ये क्या होता है, जो हार्ड डिस्क है उसकी जो मेमोरी है, टोटल मेमोरी है, उसका पार्टीशन होता है कि उसके कुछ सेक्टर को एक सी ड्राइव में दे दिया अपनों ने, कुछ सेक्टर को डी में दे दिया और कुछ को ई में दे दिया, इस प्रकार से। और जो अपने हार्ड डिस्क की टोटल मेमोरी होती है वो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो या माप सकते हो। ये 97.5 है, ये 100 GB और ये 100 GB, इस तरीके से लगभग ये 300 GB की हार्ड डिस्क है। इसके अलावा अपने यदि मेमोरी की विशेष बातें देखें तो ऑप्टिकल डिस्क में सर्वाधिक मेमोरी ब्लू रे डिस्क की होती है, जबकि कम किसकी होती है, सीडी की होती है। सभी मेमोरी में स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क की सर्वाधिक होती है। ये एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस ऑप्टिकल डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, और वहां पे ऑप्शन में आए सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क और ब्लू रे डिस्क, तो ऊपर जो अपने प्रश्न में आ रहा है वो ऑप्टिकल पूछा जा रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। और यदि यही प्रश्न इस हिसाब से पूछा जाए कि निम्न में से किस डिवाइस की स्टोरेज क्षमता सर्वाधिक है, और ऑप्शन सेम रहे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क, तो यहाँ पर अपने आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, क्योंकि अब उसने क्या पूछा है, सीधा कॉमन पूछा है, न कि ऑप्टिकल डिस्क का पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं, जो लास्ट टाइप है अपने मेमोरी का, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक बात है, इसमें जब अपना कंप्यूटर यानी कि जो सीपीयू है वो डेटा इस्तेमाल करता है, जैसे अपने हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा है, तो कंप्यूटर जो सीपीयू है अपना वो सीधा हार्ड डिस्क से डेटा नहीं लेता, वो क्या करता है, जो रैम को ऑर्डर करता है कि भी मेरे को ये डेटा चाहिए, रैम क्या करती है, हार्ड डिस्क से पिक करती है और सीपीयू को प्रोवाइड करवाती है। अब क्या है, जो रैम से सीपीयू डेटा ले रहा है रैम से, अब रैम की जो कार्य करने की क्षमता है या जो इसकी स्पीड है, गति है, वो धीमी है अपेक्षा करती है इसके सीपीयू की, यानी सीपीयू जो काम करता है वो तेजी से करता है और रैम जो काम करती है वो धीमे करती है। इससे क्या होता है, जो कंप्यूटर की ओवरऑल जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और जिससे क्या होगा, हम इस चीज से बचने के लिए एक मेमोरी कंसेप्ट देते हैं जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। ये अपने सीपीयू और रैम के यानी मुख्य मेमोरी के बीच में लगा दी जाती है, जिससे क्या होगा, जो डेटा सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है बार बार, उसे कैश मेमोरी अपने में सुरक्षित कर लेती है अस्थायी रूप से, और जैसे ही सीपीयू मांगता है और उसको प्रोवाइड करवा देती है, तो अपने कंप्यूटर की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। आप इसको कैश मेमोरी को अपने घरों में इस्तेमाल होने वाली मसालेदानी के हिसाब से समझ सकते हो, क्योंकि हम जैसे मसालेदानी में अपने जो सब्जी बनाने के मसाले रखते हैं, न कि कोई दाल वगैरह ऐसा कुछ ना रख के, जो मसाले जो सुबह शाम अपने को इस्तेमाल करने वो रखते हैं, और वो भी क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे ही कंप्यूटर अपना जो घर में यूज हो जाता है फिर वापस उसको भरा जाता है। इस प्रकार जो कैश मेमोरी है वो एक तरीके से मसालेदानी का काम कर रही है, या यूं कहूँ कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हमने मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी कंसेप्ट दे दिया जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि सीपीयू को जब डेटा की आवश्यकता होती है तो वह सीधे सेकेंडरी मेमोरी से डेटा नहीं लेता, वह रैम यानी कि मुख्य मेमोरी से डेटा लेता है। सीपीयू की गति रैम से अधिक होती है, अतः डेटा धीमी गति से ट्रांसफर होने के कारण कंप्यूटर की कार्य करने की गति धीमी हो जाती है। इसलिए रैम और सीपीयू के बीच कैश मेमोरी को रखा जाता है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। ये तो हो गया जो कैश मेमोरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो बात। अब बात करते हैं कैश मेमोरी की विशेषताएं। यहाँ से एक प्रश्न पक्का उठता है, कैश मेमोरी की विशेषताएं या इसकी कमी में से देखते हैं विशेषता इसकी क्या क्या है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, यानी कि इसकी जो कार्य करने की क्षमता है या जो स्पीड है वो बाकी अन्य मेमोरियों से तेज होती है, अर्थात यह मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी से तेज होती है। इसकी डेटा स्थानांतरण गति रैम की तुलना में तेज होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में लगाई जाती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैश मेमोरी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में। यह सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को संग्रहित करती है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है, यानी कि जो इसमें डेटा है वो स्थायी नहीं रहता, यह अस्थायी होगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करेंगे या फिर सीपीयू का अपना काम हो जाएगा वो डेटा इरेज हो जाएगा अपने आप।
अब बात करते हैं कैश मेमोरी की सीमा की। इसकी जो स्टोरेज क्षमता है या स्टोरेज जो इसकी कैपेसिटी है वो सीमित होती है, यानी कि कम डेटा ही स्टोर कर पाती है, ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकती। और इसके अलावा ये बहुत महंगी होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो 3 क्लास अपनी हो चुकी है आज को मिलाकर, नेक्स्ट टाइम उसके टेस्ट के साथ, यानी कि उसका पेपर आपका मैं लूँगा इसी तरीके से। आप क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन करूँगा, आप आंसर अपने देना, ठीक है। तो इतने आप इसको ढंग से तैयार कर लो, तीनों वीडियो को वापस उसको देखो। कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर कहूँगा आप मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर यहीं कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।